प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में एनालिटिकल एंड सिंथेटिक कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक दिए हुए स्थान पर दिए हुए समय में सारे स्पीसीज प्लांट और एनिमल के सम्मिलित रूप से जो पाए जाते हैं वह एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। अब उस कम्युनिटी के अंदर क्या क्या एनालिटिकल और क्या क्या सिंथेटिक कैरेक्टर है, इसी पे हम लोग विचार किया जाएगा। The attributes of a community are actually classified in three main groups: analytic characteristics, synthetic characteristics and physiognomic characteristics। तो कहने का तात्पर्य यह है, किसी कम्युनिटी के कई ऐसे विशिष्टताएं हैं जो कि एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं, कुछ सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं और कुछ फिजियोग्नोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर आते हैं। पर बुनियादी तौर से हम लोग एनालिटिक एवं सिंथेटिक कैरेक्टर पे कंसंट्रेट किया जाएगा। देखिए, जो एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे भी पुनः विभाजित किया गया है। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी एनालाइज्ड बाय क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स। जैसे कुछ चीज़ होता है जिसको मात्रात्मक ढंग से क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, तो वैसे चीज़ को क्वालिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं। और जिन कैरेक्टर कम्युनिटी के जिन कैरेक्टर को मात्रात्मक ढंग से देखा जा सकता है, काउंट किया जा सकता है और अध्ययन किया जा सकता है, उस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कम्युनिटी के होते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड्स include the characteristics which cannot be measured, and the quantitative methods include those characters which can be measured in definite term that can be quantified। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात कहा जाए कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात करनी है कि दिए हुए कम्युनिटी में कुल कितने स्पीसीज एक्चुअली हैं वहाँ, तो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 115 स्पीसीज है, 75 प्लांट के हैं और 40 एनिमल के हैं, कितने माइक्रोब के हैं। तो ये इस प्रकार से क्वांटिफाई किया जा सकता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर में क्या आएगा, तो काइंड ऑफ स्पीसीज स्ट्रैटिफिकेशन, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ओवर स्टोरी ट्री, क्राउन, हर्बेसियस प्लांट, मॉसेस एंड लाइकेंस। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन है, किसी स्थान पर स्ट्रैटिफिकेशन किसको कहेंगे, तो किसी भी स्थान पर ट्री ग्रो करेंगे तो खाली ट्री ही थोड़े करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद के ग्रुप जो है प्लांट के, वहाँ श्रब भी ग्रो करेंगे और हर्ब्स भी ग्रो करेंगे और लाइनाज भी रहेंगे, और कूलर टेम्परेचर हुआ तो मॉसेज और लाइकेन भी वहाँ ग्रो करेंगे, ढेर सारे माइक्रोब भी ग्रो करेंगे। तो यह स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, उसी तरह से स्ट्रैटिफिकेशन भी
होता है। और ये होता कहाँ है अपने सुंदरतम स्वरूप में? तो यह होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन सबसे स्ट्रांग होता है। ये वो जगह होता है जहाँ पर कि दिन में भी रात रहता है। उन जंगलों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जाइएगा, दिन में भी रात रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे इकोलॉजिकल नीश एक दूसरे से इंटरलिंक्ड, बेटर यूटिलाइज हो रहे हैं। तो वहाँ पर ट्री भी होगा, श्रब भी होगा, हर्ब्स भी होगा, लाइनाज भी होगा, मॉसेज और फर्न भी होंगे, माइक्रोब भी होंगे, हर तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ का हैबिटेट बहुत रिच हो जाता है। तो एक तो हुआ काइंड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, फिर इसके अंतर्गत आता है पेरियोडिसिटी, फिर वाइटेलिटी, फिर सोशिएबिलिटी। तो ये इस प्रकार के जो कैरेक्टर हैं किसी कम्युनिटी के, ये कैरेक्टर क्वांटिफाई नहीं किए जाएंगे। यह क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कम्युनिटी के ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये ध्यान रहे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में किसे बांटा गया है? एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब देखिए, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करी जाती है तो इसमें आता है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एबंडेंस, कवर, रिलेटिव कवर, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से ये 7 पैरामीटर्स जो यहाँ पर रखे गए हैं, ये सभी किसी कम्युनिटी के क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिफाई किए जा सकने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यह ध्यान रहे कि एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों दो पार्ट हैं एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी के। तो इसमें ये इतनी चीज़ें आई। अब देखिए, हम देखें रिलेटिव डेंसिटी क्या है। डेंसिटी ऑफ ए स्पीसीज इनटू 100 बाय टोटल डेंसिटी ऑफ ऑल स्पीसीज। जितने सारे स्पीसीज की डेंसिटी है उसमें यदि किसी इंडिविजुअल स्पीसीज की डेंसिटी में भाग दे दिया जाए 100 से गुणा करके, तो इस प्रकार से जो आता है वह परसेंट में आएगा और यह रिलेटिव डेंसिटी होगा। जब परसेंट में कोई चीज़ बोला जाता है तो वैसे ही इसका मतलब तुलनाकृत होता है। कोई 60%, कोई 30%, कोई 50%। तो यह तुलनात्मक दृष्टिकोण से रिलेटिव डेंसिटी आया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीसीज इंटू 100 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दी स्पीसीज। कितनी बार बारंबारता हुई, कितनी बार क्वाड्रेट्स में कोई स्पीसीज आया, सारे स्पीसीज आ रहे हैं, उन सब को यदि से भाग दे दिया जाए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी और 100 से गुणा कर दिया जाए, तब जो डाटा हमें मिलेगा वह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएगा। हर स्पीसीज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। रिलेटिव डोमिनेंस, इसे कवर से भी डिनोट किया जाता है। डोमिनेंस ऑफ ए स्पीसीज इनटू 100, किसी इंडिविजुअल स्पीसीज की डोमिनेंस और बटा में टोटल डोमिनेंस ऑफ ऑल दी स्पीसीज। अब फिर यह डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तब जो आएगा वह रिलेटिव डोमिनेंस होगा। तो देखिए, इन तीनों ही स्थान में जो चीज़ डिटरमिन किया जा रहा है
वह इंडिविजुअल स्पीसीज का डिटरमिन किया जा रहा है और उसमें भाग देना पड़ता है उसी पैरामीटर पर ऑल दी स्पीसीज लिविंग देयर, ऑल दी स्पीसीज ऑफ कम्युनिटी लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और उसके बाद 100 से गुणा कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, सामान्य तौर पर कोई एक स्पीसीज का चाहे डेंसिटी हो, चाहे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, चाहे डोमिनेंस हो, ये तीनों चीज़ कम हुआ करेंगे अलग अलग अपने अपने स्तर पे। मैंने फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, किससे कम होगी? ऑल दी स्पीसीज फ्रीक्वेंसी पुट टुगेदर, सम्मिलित रूप से जब सबका लेके उससे भाग दिया जा रहा है तो यह हरदम 1 से कम आएगा, ठीक है ना, ये तीनों पैरामीटर। लेकिन इसके लिए क्या किया गया है कि 100 से मल्टीप्लाई करके देखा गया है परसेंट निकालने के लिए। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह रेशियो, यह परसेंट में जिस भी प्रकार से आता है वो उसको इंडिकेट करता है। अच्छा, अब डेंसिटी जरा देखा जाए क्या चीज़ है। तो डेंसिटी रिप्रेजेंट दी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पीसीज इन द कम्युनिटी, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीसीज इन एनी यूनिट एरिया इज इट्स डेंसिटी। किसी भी यूनिट एरिया में यदि आप निकालिएगा, वह क्वाड्रेट भी एक यूनिट एरिया हो सकता है और आप चाहें तो उसका छोटा यूनिट भी ले सकते हैं। क्वाड्रेट के भी साइज अलग अलग होते हैं। स्टैंडर्ड वाला वर्गाकार 1 मीटर वाला होता है, तो वह गिवन एरिया हो गया। अब उसमें जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होगा किसी स्पीसीज का, जैसे काउंट करने लगे साइनोडॉन डैक्टिलॉन, साइनोडॉन डैक्टिलॉन 1, साइनोडॉन 2, 3, 4, 5, 10, एक ही क्वाड्रेट वाले एरिया में कितना आ गया। और तब इस प्रकार से उसकी डेंसिटी उस स्पीसीज की उनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पे समझ में आएगी। The number of individual that species in any unit area is its density, वही उसकी डेंसिटी है। This gives an idea of degree of competition, या किस स्तर का कंपटीशन वहाँ चल रहा है और उसमें वह कितना सफल है, इस बात को वह इंडिकेट करता है जो डेंसिटी है। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसके पहले रिलेटिव डेंसिटी निकालने को बताया, याद है ना। रिलेटिव डेंसिटी माने डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज बाई डेंसिटी ऑफ ऑल द स्पीसीज पुट टुगेदर इनटू 100, यह रिलेटिव डेंसिटी हो गया। लेकिन जो डेंसिटी हो गया वो है इंडिविजुअल का काउंट। डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन ए सैम्पलिंग यूनिट। क्वाड्रेट का जो भी यूनिट है, 1 मीटर का है या 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर है, तो उसमें कोई स्पीसीज कितना है बटा टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स स्टडीड। अच्छा, ये चीज़ देखिए, एक ही सैम्पल क्वाड्रेट फेंक के उससे नहीं निकाल लेते हैं, इसका रेप्लिकेटेड ट्रायल होता है और वो रेंडम भी होना चाहिए। क्वाड्रेट को पीछे न जाके फेंकते हैं अनबायस्ड होके, और फिर वहाँ पर जाके काउंट करना शुरू करते हैं, फिर दूसरे जगह फेंकेंगे। अब दूसरे जगह फेंकेंगे मतलब 100 किलोमीटर दूर नहीं, वहीं अगल बगल उस एरिया का जिसका जहाँ पर वो कम्युनिटी है इन द गिवन एरिया, उसी एरिया में उसको फिर डालेंगे और फिर डालेंगे और फिर डालेंगे। इस प्रकार से 10 क्वाड्रेट का सैंपल लिया जाता है और तब उनके ये सैम्पलिंग का रेप्लिकेटेड ट्रायल इसलिए किया जाता है कि जो कुछ भी एरर किसी जगह पैचेज होने के कारण आ रहा होगा, वह एरर रेंडमाइज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी सब पर, तो वह एरर बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। टू मिनिमाइज द एरर वी कंडक्ट द रेप्लिकेटेड ट्रायल्स। The value thus obtained is then expressed as number of individual per unit
एरिया। इस टर्म में बाद में जितना सैंपल किए होंगे उतना से उसमें भाग देंगे तो पर यूनिट ऑफ द क्वाड्रेट जो भी उसका यूनिट हो, मीटर हो, 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर हो, वर्ग स्क्वायर वर्गाकार होता है, इसलिए 100 गुने 100 कहा, सेंटीमीटर में या मीटर में 10 मीटर हो, 1 मीटर का अधिकतम होता है 1 स्क्वायर मीटर का। तो ये चीज हो गया यूनिट एरिया में। अब एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस में क्या बताए थे, एक बार रिपीट कर दिया जाए। रिलेटिव एबंडेंस में था कि एबंडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल स्पेसीज बटा में एबंडेंस ऑफ ऑल द स्पेसीज गुने 100। तो अब एबंडेंस की बात कर रहे हैं। दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पेसीज पर सैम्पलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस। It is calculated as follow: abundance is equal to total number of individual of the species in all sampling unit by number of sampling units studied. Frequency के संबंध में this is based on percentage of sample plots in which a species is present, indicating its dispersion in the species. मैंने 10 सैंपल लिए हैं दी क्वाड्रेट का, तो पता चला कि साइनोडोन तो 8 में आ रहा है और साइडा 1 या 2 में आ रहा है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी देखा जाएगा कि जितनी बार क्वाड्रेट से सैम्पलिंग कर रहे हैं उन सैंपल में कितने जगह पे वो प्रेजेंट होता है। यह स्पेस में इन ए गिवन एरिया उसके डिस्पर्सन ऑफ ए स्पेसीज को इंडिकेट करता है कि कितना वाइड डिस्पर्सल है या किसी पैच में किसी विशिष्ट कारण से वो ग्रो कर गया है उस तरह से। तो इस प्रकार से ये बात हुई फ्रीक्वेंसी की कि कितना फ्रीक्वेंट अकर कर रहा है डिफरेंट सैंपल्स में। दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्पेसीज इज कैलकुलेटेड एज फॉलो: फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच दैट स्पेसीज अकर्स अब बटा में नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड गुने 100। तो कितने में 10 सैंपल किए मान लीजिए, तो कितने सैंपल में वह आया, 2 में आया, तो इसमें 2/10 गुने 100। तो इंडिविजुअल स्पेसीज कितने में आया और बटा में टोटल सैंपल की संख्या कितनी है अगुणे 100 करते हैं, तो उससे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकल जाता है। डाइवर्सिटी, दिस इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल per unit area indicating the relative abundance of the species. Cover and basal area, this is percentage land area occupied by a species, indicating the influence zone of that species. Although sometimes used in general sense for the area occupied by a plant, which may be herbage cover or cover of the basal area, it is generally used for above ground part, माने सूट का कि रूट का। Thus cover or herbage cover signifies primarily the area of the ground occupied by the above ground part of the plant, such as leaves, stem and inflorescence as viewed from the above. However, basal area refers to ground actually penetrated by the stem via its root and is readily seen when the leaves and stems are clipped at the ground surface. It is one of the chief characteristics to determine dominance. It is measured either at 2.5 cm above ground or actually on the ground level. Now the synthetic characteristics: presence, constancy, fidelity and dominance. ये इसके अंतर्गत presence and constance, it expresses the extent of occurrence of the individual of a particular species in the community. A fidelity क्या है? This is the degree with which a species is restricted in a distribution to one kind of community. Such species are sometimes known as indicator. Here the dominance is expressed in synthetic form on the basis of density, frequency and dominance of the cover value.
देयर हैज़ बीन प्रपोज्ड आइडिया ऑफ इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे वो डेंसिटी डोमिनेंस किस लिए निकाल रहे हैं, वो जो पहले बताए हैं वो पर्पस नहीं है। यहाँ पर पर्पस क्या है कि इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स प्राप्त करना है हमें, कि उनका इम्पोर्टेंस कितना है। IVI इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स of a species in the community give the idea of its relative importance for IVI value of relative density. Basis can be outlined as follow. Relative density is equal to density of a species into 100 by total, जो पहले बताया गया है वही बात रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज में और रिलेटिव डोमिनेंस में, जो पहले अभी आपको बताया गया वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रहा है इन तीनों पैरामीटर को निकालने के लिए। पर अब इन पैरामीटर के आधार पर सिंथेटिक कैरेक्टर में IVI वैल्यू निकालेंगे, यह वैल्यू सिंथेटिक कैरेक्टर। Now for IVI, three values are added. IVI value of different species are then arranged in a decreasing order. अच्छा, अब देखिए ये एनालिटिक और सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिटी हुआ जो अभी हम लोग वार्तालाप किए, पर इतने से हम लोग को नहीं रुकना चाहिए। अब इसमें एक और छोटा पार्ट है फिजियोग्नोमी। तो अब कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में एनालिटिक, सिंथेटिक और फिजियोग्नोमी। पैटर्न ऑफ लाइफ फॉर्म यह डिनोट करता है फिजियोग्नोमी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी। तो रुंकियार साहब ने लाइफ फॉर्म बताया था कि जो रेस्टिंग बॉडी है वह किस स्तर पर ग्रो करता है, उसके हिसाब से इन्होंने 5 ग्रुप बनाया था, जैसे फेनेरियोफाइट्स, सेमी क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, थ्रियोफाइट एंड सो ऑन। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। फेनेरियोफाइट्स इंक्लूड वुडी ट्री एंड श्रब, और कैमियोफाइट इंक्लूड्स वुडी एंड सेमी वुड। और हेमी क्रिप्टोफाइट्स में क्या आएंगे, तो पेरिनेटिंग बड आर हाफ हिडन इन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्रिप्टोफाइट्स में फिर क्या आएंगे, बड इन सॉइल और अंडर वाटर, एग्जाम्पल हाइड्रिला। थ्रियोफाइट में क्या होगा, एनुअल प्लांट्स बड इन प्लांट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एनालिटिकल, सिंथेटिक और फिजियोग्नोमी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ ए गिवन एरिया इन ए गिवन टाइम हैज बीन कंसिडर्ड। तो ये इन तीनों लिहाज से कम्युनिटी के बारे में विचार किया गया, वार्तालाप हुआ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।